हेलो एंड वेलकम टू भारत द इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आयुष। हेलो। हेलो। मैं आपका दोस्त आयुष स्वागत करता हूं आप सभी का भारत द इंडिया पर। भारत द इंडिया पर ये एक इनिशिएटिव है मेरी तरफ से, एज एन इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मैं भी आपकी तरह एक भारतीय नागरिक हूं। मैं यहाँ से आपके साथ साझा करूंगा गवर्नेंस के बारे में। बेसिकली जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर्स है, और इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है। मैं चाहता हूं कि उन सबको पता चले कि कैसे हमारी भारत सरकार, भारत शासन वर्क करता है। तो उसको हम जानेंगे गवर्नेंस के माध्यम से। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है गवर्नेंस। गवर्नेंस बेसिकली देखो, मैनेजमेंट होती है। हर चीज में मैनेजमेंट लगती है। होम मैनेज होता है, वर्क मैनेज होता है, स्कूल मैनेज होता है, वर्क जो कोई बिजनेस करता है वो मैनेज होता है, छोटे से छोटा इवेंट भी मैनेज होता है। तो वो जो मैनेजमेंट है, अगर आप प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हो, प्राइवेट ऑफिस में हो, पर्सनल थिंग है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट लैंग्वेज में इसको गवर्नेंस बोलते हैं। तो बेसिकली गवर्नेंस क्या हुई हमारे लिए, इसका क्या मीनिंग बना? इसका मीनिंग बना डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये होती है गवर्नेंस का मीनिंग, सिंपली भाषा में। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है ना, कि कैसे डिसीजन बनाया, हाउ, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया। मेथड्स, कौन से वे मेथड्स है जिससे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब इसके लिए कुछ डेफिनेशंस भी दी गई है। जैसे अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, बेसिकली द मैनर ऑफ पावर, मैनर ऑफ पावर इन विच इट एक्सरसाइज टू मैनेज, किसको मैनेज, व्हाट, कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स को, सोशल रिसोर्स, फॉर व्हाट, फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ये होती है गवर्नेंस की डेफिनेशन। क्या बनी? ए मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज टू मैनेज कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। ये दी किसने है? किसी ने तो दी होगी। ये दी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये डेफिनेशन होती है किसकी? गवर्नेंस की। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन अगर यूज करना चाहो अल्टरनेटिव वे में, तो सिस्टम, वे सिस्टम और वे प्रोसेस, कुछ सिस्टम होंगे, कुछ प्रोसेस होंगे जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होगी और डायरेक्ट होगी। सिस्टम एंड प्रोसेस बाय विच, बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड स्लैश एंड कंट्रोल। ठीक है, ये होती है गवर्नेंस। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी भी गवर्न करना चाहते हो अगर किसी बॉडी को, किसी देश को, किसी इवेंट को, तो उसमें क्या लगेगा? उसमें पहले लीडरशिप आएगी आपकी, कोई तो एक लीडर भी होगा। उसके बाद इंक्लूसिविटी आएगी, यानी कि स्टॉक होल्डर्स उसके देखे जाएंगे कि कौन कौन है उसमें, किस किस को हमें इंक्लूड करना है, कौन कौन उसमें आएंगे।
किस किस के लिए वो स्कीम होगी। इंक्लूसिविटी आती है, मैनेजमेंट भी आता है, क्योंकि जो आपने डिसीजन बनाया उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको मैनेज भी तो करोगे ना कि उसकी इफेक्टिव हो। उसकी कोई जिम्मेवारी भी लेगा, अकाउंटेबल होना भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आएगी। क्या आएगी? अकाउंटेबिलिटी आएगी। अब कुछ रिस्क भी हो सकता है, तो रिस्क मैनेज भी करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी होगी वहां पे, रिस्क मैनेजमेंट होगी। उसके बाद अब जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। जैसे आईएएस ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं मेरिट के जरिए, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। उसके अकॉर्डिंग ये होता है ट्रांसपेरेंसी का एस्पेक्ट, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें। अब देखो, आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो गवर्नेंस को कुछ व्यू दिए गए हैं। जैसे हर चीज टाइम के साथ इवॉल्व होती है, वैसे ही गवर्नेंस भी इवॉल्व हो रही है। तो कुछ इसके लिए व्यू है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, व्यूज ऑफ गवर्नेंस को। ठीक है, इसमें दो व्यू हैं। पहला, एक ट्रेडिशनल व्यू चलता है, ट्रेडिशनल व्यू। दूसरा, एक मॉडर्न व्यू चलता है। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल व्यू में अगर हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ, ये सब बताऊंगा क्या होता है आगे चल के। रूल ऑफ लॉ, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रा डेवलपमेंट, एंड सोशल इंफ्रा डेवलपमेंट। उसके बाद एनेबलिंग एनवायरमेंट, एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ, फॉर ग्रोथ। उसके बाद सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। ये होती थी ट्रेडिशनल व्यू। रूल ऑफ लॉ देखा जाता था, यानी कि लॉ से ऊपर कोई नहीं। जैसे हमारे यहाँ संविधान से ऊपर कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबको फॉलो करना होता है, वही सब पे लागू होता है। पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न पे। तो मॉडर्न के अंदर जब हम चलते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल तो रहेंगे, अब उसमें कुछ टाइम के साथ इवॉल्व हुए तो नई चीजें आई। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटेबल होना चाहिए, इक्विटेबल, सोशली सेंसिटिव, सोशली सेंसिटिव। सभी के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखा जाए, जितने भी ग्रुप्स हमारी सोसाइटी में है, टारगेटेड ऑडियंस में। पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव भी होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी इसका फोकस होना चाहिए ही चाहिए। जो ये मॉडर्न व्यू है, दिस प्लस दिस, ये दोनों मिला के आपके, ये दोनों ही मिला के बनते हैं गुड गवर्नेंस। क्या बनते हैं? गुड गवर्नेंस। तो आजकल हम गवर्नेंस नहीं बोलते हैं, गुड गवर्नेंस बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या हुआ, अभी तक हम पावर को सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन अब से हम मेक श्योर करेंगे कि इज पावर इज इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन्स, ऑफ टारगेटेड ऑडियंस। अभी हमें सिर्फ पावर एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ रूल्स बनाने ही नहीं है, हमको वो चेक भी करना है क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं।
क्या बेनिफिट डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक, क्लाइंट्स तक, यानी कि सिटीजन्स तक, ये चीज यानी कि गुड गवर्नेंस के अगर हम इन शॉर्ट बात कर लें तो क्या होगा? पब्लिक अफेयर का कंडक्ट कंडक्ट इसको करेंगे, पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करेंगे, पब्लिक रिसोर्स को मैनेज करना है, पब्लिक रिसोर्स को प्लस एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों। हाँ अब ठीक है। मैनेज क्या करना है हमें? पब्लिक रिसोर्स को मैनेज करेंगे हम, गारंटी करेंगे इसकी, ह्यूमन राइट्स की गारंटी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की, विदाउट पावर एब्यूज, पावर एब्यूज एंड करप्शन। आगे समझेंगे हम सब चीज। प्लस ड्यू रिगार्ड टू रूल ऑफ लॉ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था एवी डाइसी के जरिए, एवी डाइसी का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें तो अभी बहुत मॉडर्नाइजेशन आया है, लेकिन आगे विस्तार से बात करेंगे। अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, इंडिकेटर्स जो हमें वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं, कुछ 6 इंडिकेटर्स हैं गवर्नेंस के या गुड गवर्नेंस के। वो क्या क्या है? 6 इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं बाई वर्ल्ड बैंक, ये हमें वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स वॉइस होनी चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस की वॉइस भी होनी चाहिए, और जो हमें सर्विस या रिसोर्स यूज या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो कौन अकाउंटेबल होगा उनके लिए, वो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर गवर्नमेंट आती है तो 5 ईयर टर्म अपना कंप्लीट करे, वो भी गुड गवर्नेंस की तरफ। एब्सेंस ऑफ वायलेंस हो, बिल्कुल आइडियल्स हैं। इफेक्टिव गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट मशीनरी जिसको बोलते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, और भी रेगुलेटरी क्वालिटी होनी चाहिए अपने पास, रेगुलेटरी क्वालिटी, जिससे कि पावर का एब्यूज ना हो सके। रूल ऑफ लॉ तो आएगा, रूल ऑफ लॉ को नहीं छोड़ सकते हो। सबसे अहम, लास्ट भी कह सकते हो, कंट्रोल ऑफ करप्शन बाय बोथ पब्लिक एंड सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट है, समझो बात को। अब देखो, नेशनल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स भी होंगे। कौन कौन होंगे वो, उसकी बात कर लेते हैं। स्टेक होल्डर्स इन नेशनल गवर्नेंस, वो कौन कौन लोग होंगे? अगर मैं बात करूं तो 3 लोग होंगे। स्टेट होगी, बिल्कुल होगी, स्टेट यानी कि कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट। मार्केट होगी, बिल्कुल होगी, और सिविल सोसाइटी होगी। यही तो स्टेक होल्डर्स है हमारे पास, 3 ही तो हैं। अच्छा, अब स्टेट के क्या हैं? 3 ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, और जुडिशरी यानी कि जस्टिस। अब एग्जीक्यूटिव में उनकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज भी आएगी,
क्या आएगी? इंस्ट्रूमेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ये क्या होती है? जिससे वो अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, पीएसयूज हो गई, पीएसईज हो गई, सीपीएसईज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, वो सभी। अब मार्केट में क्या है? भाई मार्केट में प्राइवेट सेक्टर आएगा, बिल्कुल आएगा, ऑर्गेनाइज भी और अनऑर्गेनाइज भी, यानी कि इसमें लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस से लेके लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आएंगी। सभी, पूरा प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज हो, वो पूरी की पूरी ही मार्केट है। अब सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। देखो ये बहुत डाइवर्स होता है। क्या होता है? बहुत डाइवर्स होती है। क्यों होती है? इसमें एनजीओज होते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीडिया आती है इसमें, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है जिसको, ट्रेड यूनियंस, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग। जैसे किसान यूनियन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी एक तरीके से प्रेशर ग्रुप ही होता है, स्टूडेंट यूनियन है, रिलीफ ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, सब बने हुए हैं। सबकी पॉलिसीज चाहिए सबको अपने अपने फेवर्स में। ये होते हैं आपके स्टेक होल्डर्स। अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं थोड़ी। एक रिपोर्ट आई थी 2001 में, 2001 में। उसकी अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? 2001। देखो हो सकता है आपको बोरियत हो रही हो इसको पढ़ते हुए, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है अपने देश की गवर्नेंस, अपने देश की वर्किंग को समझने के लिए। उसको समझने के लिए पहले बेसिक से स्टार्ट करना होगा। तो वो ही अभी चल रहा है कि इंट्रो कैसे कैसे चलता है, वो चल रहा है अभी, कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम गवर्नेंस से। अब एक रिपोर्ट है 2001 की, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटलाइन किया था, मतलब एक अप्रोच एक्सेप्ट की थी, एंडोर्स की थी। क्या थी वो? गवर्नेंस टू डेवलपमेंट। अब हमें गवर्नेंस डेवलपमेंट के लिए करनी है, ना कि सिर्फ मैनेज करना है, ना कि सिर्फ देश को एकजुट बनाए रखना, नहीं, अब हमें डेवलपमेंट भी करना है। गवर्नेंस अब डेवलपमेंट के लिए हो, डेवलपमेंट आधारित गवर्नेंस होगी। तो इसमें बोला गया था कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस जो होती है वो कंटिन्यूअस इंटरप्ले है। किसका? कंटिन्यूअस इंटरप्ले ऑफ व्हाट? ऑफ थ्री एलिमेंट्स। अब वो तीन एलिमेंट कौन कौन से होंगे? पहला, इंस्टीट्यूशंस होंगे उसमें। दूसरा, डिलीवरी मैकेनिज्म्स होंगे। क्या होंगे? डिलीवरी मैकेनिज्म्स होंगे। उसके बाद देखो, इंस्टीट्यूशंस होंगे यानी कि गवर्नमेंट होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद डिलीवरी मैकेनिज्म्स आएंगे, एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, apparatus जो बनाया गया है, मिलते हैं ना, पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन एक्सचेंज होता है, सब चीज होती है ये वगैरह। न्यायपालिका होती है, म्यूनिसिपालिटी होती है, अलग अलग शहरों में, तहसील में। वो एक डिलीवरी मैकेनिज्म है। डिलीवरी कैसे लेते हो? तहसील होती है, वो बीडीओ, ब्लॉक होता है एक, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी है ब्लॉक को डेवलप करना, ब्लॉक के सारे काम वगैरह को देखना कि कहाँ क्या नीड है। और उसके बाद आपको एक चीज और चाहिए, सपोर्टिव एंड सब ऑर्डिनेट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या करेगा? ये फ्रेमवर्क क्यों चाहिए? किसका होता है ये? भाई आर्बिट्रेरीनेस से भी तो बचना है ना, तो लेजिस्लेशंस होंगी इसमें कुछ, इसमें कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रोसीजर होंगे जो कि फॉलो करने होते हैं, वरना आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी सब में। सब अपनी मर्जी से करेंगे या नहीं करेंगे। तो तीन एलिमेंट्स हो गए हैं। अब इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है? अब भाई इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये फॉर्मल भी हो सकते हैं एंड इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं और
इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। अब इससे क्या है भाई, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारे पास तीन ऑर्गन हमने स्टेट के पढ़े, वो आते हैं। इनफॉर्मल में एनजीओ आते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आती है, मीडिया आती है, ये सब। क्या काम है इनका? क्यों? स्टेबिलिटी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए वर्क में, प्रिडिक्टेबिलिटी। क्या? क्यों? किस चीज में चाहिए? टू मैनेज। क्या काम होगा इनसे? क्या चीज अचीव करेंगे हम? मैनेज करेंगे किसको? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशन, एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशन। किसकी? सोसाइटी की। ठीक है, ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस। अब बात करते हैं डिलीवरी मैकेनिज्म्स की। देखो भाई, डिलीवरी मैकेनिज्म्स में हमने अभी बात की थी एग्जीक्यूटिव एपरेटस। एग्जीक्यूटिव एपरेटस बेसिकली व्हाट? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स लोअर लेवल पे और चाहे अपर लेवल, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल। ठीक है, क्या काम होगा इनका? इम्प्लीमेंट एजेंडा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंडास, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, एजेंडा, ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इंस्टीट्यूशंस हैव बीन क्रिएटेड। देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है या फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या है? फाइनेंस को मैनेज करना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम क्या है? रेवेन्यू को मैनेज करना। अब वो खुद से तो नहीं करेंगे, वो एक इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव apparatus बनाया गया है। उसमें डायरेक्टर होंगे, उसमें सेक्रेटरी होंगे, उसमें कुछ आईआरएस ऑफिसर्स होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ जर्नलिस्ट होंगे, ताकि ऑल अराउंड देख के एजेंडास को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वाइडर ऑडियंस को हमें टारगेट करना होता है इसमें। ठीक है, इसमें तो हमने बात की है कि लेजिस्लेशन, रूल्स और प्रोसीजर्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें डिलीवरी और डेडलाइन को मैच करना है, वो भी इफेक्टिवली, जो भी कंसर्न है हमारे उसको। ठीक है, तो ये होते हैं थ्री एलिमेंट्स 2001 की रिपोर्ट के तहत। अब देखो भाई, हमने इंडिकेटर बात की थी तो अब उनको समझ लेते हैं। फिर हम आज का टॉपिक कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर्स को समझ के खत्म करें, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। तो देखो, क्या बात करनी है हमें? डिटेलिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या की इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हो, इंग्रेडिएंट्स। देखो भाई, फर्स्ट नंबर पे था पार्टिसिपेशन और वॉइस, जिसको हम बोल रहे हैं। पार्टिसिपेशन में अगर हम बात करते हैं तो वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक, वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्लैश इनडायरेक्ट। अब कैसे होती है? किस में? इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग। कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए हमारे पास सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं। सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं। कौन कौन है वो? जैसे माई जियो भी है, माई जियो भी एक प्लेटफॉर्म है। पार्टिसिपेटरी बजटिंग कर सकते हैं हम इसके लिए, कि हमने बजट डाला, बजट बनाया, और बजट को हमने पब्लिक स्क्रूटनी में भी भेजा है, स्टेक होल्डर्स को भेजा है। वो अपने अपने सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, उससे और बजट इंप्रूव होगा। लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी है, इसी से तो हम पार्टिसिपेट करेंगे ना। जैसे हम इलेक्शन, इलेक्शन में हमारे पास चॉइस है कि हम बैड लीडर को हटा के गुड लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं, या हम एक नए लीडर को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि हाँ, उसने हमें प्रभावित किया है, वो काम कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है। ये चीज, वो भी निष्पक्ष होकर के वोट करना होता है। राइट टू वोट इज वेरी नेसेसरी। रूल ऑफ लॉ, सेकंड अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। देखो, अभी हमने बोला था एवी डाइसी साहब ने एक आंसर किया है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन।
ठीक है। कब दिया था? 1885। इसमें इन्होंने उसके तीन प्रिंसिपल्स बताए थे, क्या क्या थे वो? लॉ सुप्रीमेसी, लॉ इज सुप्रीम, ईबीएल यानी कि इक्वलिटी फॉर लॉ, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। ये हमारे आर्टिकल नंबर 14 में भी आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। और एक तीसरा प्रिंसिपल्स जिसको बोलते हैं प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। बेसिकली इसको एक दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम whom? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फॉर व्हाट? फेयर जस्टिस। फॉर व्हाट? फेयर जस्टिस, impartial justice, free from external influence, fair justice, to hold concept of natural justice, impartial, no external influence। क्या? नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अपहोल्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो अब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ क्या है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने इसका कहाँ कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? अंडर आर्टिकल 13 एंड 14 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, पार्ट नंबर 3 में आते हैं, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसमें आता है। इसमें ईपीएल भी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ईपीएल भी है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ। उसके बाद अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 इसमें क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू की पावर आती है, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स, राइट टू सिटीजन्स। और एक अगर हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट ऑफ 1973, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस केरल। यहां से हमको हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिला था, जिसको गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव अमेंड और रिपेल नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे संविधान की बेसिक स्पिरिट है वो हमेशा सेफगार्ड रहेगी। उसकी जिम्मेदारी तीनों ऑर्गन्स की है, स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अपहेल्ड उसको कौन रखेगा? हमेशा जुडिशरी। अगर डाउट आता है तो जुडिशरी ही बताएगी कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर में है। बहुत चीजें उन्होंने बताई भी है कि कौन कौन चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, जैसे बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। राइट टू लाइफ भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और भी बहुत कुछ आता है। ठीक है। अब मॉडर्न कंसेप्ट देखो, 1885 में कॉन्सेप्ट आया था, अब हम 2025 में, तो मॉडर्न कुछ रूल ऑफ लॉ में चेंजेस हुए होंगे, तो उसके बात कर लेते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी 1959 में, वहां से ये आया। डिक्लेरेशन 1959 में होती है, वहां से ये आता है। चलो भाई, आता है। इंडिविजुअल डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ है, सब कुछ होगा, बट डिग्निटी भी रहनी चाहिए, जरूरी है। प्लस इफेक्टिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इफेक्टिव हो बहुत होना चाहिए। इससे क्या होगा? मेंटेन होगा लॉ एंड ऑर्डर, वही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, पब्लिक ऑर्डर ही ज्यादा डिस्टर्ब। आर्बिट्रेरी अरेस्ट होते थे कॉलोनियल रूल में, अब नहीं होंगे। नो अरेस्ट विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, लीगल एड दिया जाएगा, अधिकार है। पब्लिक ट्रायल होगा, पब्लिक ट्रायल आधार है, वो मतलब अधिकार है। फेयर हियरिंग, फेयर हियरिंग, प्लस प्रीजम्पशन ऑफ
इनोसेंस, इनोसेंस, इनोसेंट अल्टेन प्रूवन गिल्टी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी चलता ही है, ये तो रहेगा। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसमें रूल ऑफ लॉ भी आ गया आपका, ईबीएल भी आ गया, ईपीएल भी आ गया, एवरीथिंग आ गई। एक केस हुआ था, उसको भी देख ले। डीसी वाधवा साहब का केस है। डीसी वाधवा वर्सेस बिहार में ये केस हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था रूल ऑफ लॉ को। रूल ऑफ लॉ को इसमें यूज किया गया है। इससे क्या कहा गया था? देखो, उस टाइम 1980s 70s 90s का एक दौर था जहां पे ऑर्डिनेंस होते थे। मतलब अगर स्टेट में अनफेवरेबल सरकार है तो उसको बर्खास्त कर देते थे, गवर्नेंस ऑर्डिनेंस देते थे, या प्रेसिडेंट बाईपास करते थे लेजिस्लेचर को। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आते थे, या गवर्नेंस के ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड है, गवर्नेंस ऑर्डिनेंस दे रही है, या ब्रेक में ऑर्डिनेंस दे रही है, अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली री प्रोमलगेशन होता था ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस होता है बेसिकली गवर्नेंस ऑर्डर और प्रेसिडेंट ऑर्डर इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर छुट्टी पे है, यानी कि ऑफ है, या सेशन में नहीं है, इन सेशन नहीं है एक भी हाउस, जैसे लोकसभा इन सेशन नहीं है, तो ऑर्डिनेंस पारित हो सकता है गवर्नेंस और मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसको बोला गया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिकॉज ऐसा क्यों बोला गया? उस टाइम पे 1 to 14 years रिप्रोगल रिप्रोमलगेशन हो रही थी ऑर्डिनेंस की, लेजिस्लेचर में जा ही नहीं रहे थे। बेसिकली कलरफुल एक्सरसाइज बोला गया था, एज इट इज कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। किसकी कलरफुल एक्सरसाइज बोला गया था इसको एग्जीक्यूटिव? बिकॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एज इट ए कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्यों बोला गया? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस आ रहे थे उनका टाइम पीरियड 1 to 4 years रहा है। 1 to 14 years विदाउट गोइंग टू लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर को कंप्लीट बाईपास। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखो, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, ना लिबर्टी एब्सोल्यूट होती है, ना फ्रीडम एब्सोल्यूट होती है, ना राइट्स एब्सोल्यूट होती है। सब पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है, और सबकी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस रूल ऑफ लॉ की भी है हमारे यहाँ, सबके यहाँ होती है। बट हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, भारतीय हित में बात कर रहे हैं, तो exceptions देखें। पहला, इम्यूनिटी मिली है किसको? प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर को। देखो, पी के नीचे जेड लगाते हो तो मैं प्रेसिडेंट, जीओवे के ऊपर आर लगाता हूँ तो गवर्नर। ठीक है ना? अब कैसे मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? वो 361, 361(2), 361(2) क्लोज नंबर 2, यानी कि 361(3), 361(4). तो अब इनको बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट में क्या कहा गया? 361(1) में या 361 में क्या कहा गया? प्रेसिडेंट और गवर्नर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट, एनी कोर्ट, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, एनी कोर्ट। तब for exercise of their power, for exercise of their power and duties of office, यानी कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। कौन कौन नहीं है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उसके बाद नो टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। कब? ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। उस टाइम पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है तो अरेस्ट भी नहीं है। नो अरेस्ट, नो इम्प्रिजनमेंट, नो इम्प्रिजनमेंट।
ड्यूरिंग देयर ऑफिस टर्म। उसके बाद एक है, एक चीज और भी है, नो सिविल अरेस्ट। देखो जो थर्ड नंबर पे बात किया है वो क्रिमिनल के लिए थी, नो सिविल अरेस्ट, सॉरी, नॉट अरेस्ट, नॉट अरेस्ट, नो सिविल प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर नोटिस, विदाउट प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ। ओके, ये हमने बात की प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस और भी हैं, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी हमें भी मिलती है जब हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं फॉरेन लैंड पे। फॉरेन डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी प्लस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जजेस इनको भी इम्यूनिटी मिली है अगर रूल ऑफ लॉ अपने ऑफिशियल कैपेसिटीज में वायलेट हो जाते हैं, तो एक्सेप्शंस। उसके बाद बात करते हैं, ये हमने बात की दो इंग्रेडिएंट्स की। आगे हम चलेंगे तो ट्रांसपेरेंसी की बात हम करेंगे। देखो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वैसे तो चलती हैं साथ साथ, होनी चाहिए, बट हम अलग अलग बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी होती है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है हमारे पास। अब क्यों चाहिए? टू एंश्योर, ये इंश्योर करेगी क्या? अकाउंटेबिलिटी। अब ट्रांसपेरेंसी होगी, राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज होगा, तो जेन्युइन पार्टिसिपेशन होगा, जेन्युइन पार्टिसिपेशन होगा, पब्लिक ट्रस्ट होगा, पब्लिक ट्रस्ट भी आएगा साथ में। और देखिए, हाइयर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गुड गवर्नेंस, या फिर हम कह सकते हैं गुड गवर्नेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब हमारे पास इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हमने, कुछ तो लिया होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, आधार, आधार देख लो आजकल सब जगह लिंक है, बैंक में, यूपीआई में, बैन से, इवन स्कूल्स में, एकेडमिक डेटा में, प्रोफेशनल डेटा में, सब जगह आधार चलता है। एक सेकेंड, ये थोड़ी थोड़ी बीच में दिक्कत हो जाती है। अब ठीक है। अब भाई ट्रांसपेरेंसी की बात की थी ना, तो हमने बोला था अकाउंट के साथ साथ चलती है। तो अकाउंटेबिलिटी की भाई उदाहरण लेते हैं यहीं पे। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है, देखो फंक्शंस किसी डिपार्टमेंट को दिए गए, कुछ उनकी ऑब्लिगेशंस है, उनको फुलफिल कर, वो भी टाइमली मैनर में, और अगर नहीं होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी है उनके रीजंस बताना कि क्यों नहीं हो पाए, क्या कॉन्स्टेंट्स थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सिविल सोसाइटीज में या गवर्नमेंट हो। वो अकाउंटेबल होती है किसके लिए? को अकाउंटेबल टू हुम, पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स, एंड स्टेक होल्डर्स जो इंस्टीट्यूशन में है। अगर आप अकाउंटेबल हो तो करप्शन भी एलिमिनेट होगा, करप्शन भी एलिमिनेट होगा, यानी कि कट, करप्शन कट। इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, ओम्बड्समैन है, लोकपाल लोकायुक्त, सोशल ऑडिटिंग है जो कि यूज में आते हैं, सिटीजन चार्टर है, जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो वहां पे एक बोर्ड या एक
पोस्टर लगा रहता है जिसपे सिटीजन चार्टर लिखा रहता है। सिटीजन चार्टर के अंदर उस इंस्टीट्यूशन की डिटेलिंग होती है कि वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑफिस का क्या पर्पज। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी की तो हमने बात कर ली। दो कह लीजिए इंग्रेडिएंट्स और बचे हमारे पास, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। एक है इक्विटी और इक्विटेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली इन दोनों से क्या होगा, रिडक्शन होगा किस में, इन इक्वालिटीज में। इन इक्वालिटीज में जस्ट क्या होना है, फेयर होना है एंड इंक्लूसिव होना है। इंक्लूसिव का मीनिंग क्या है, इंक्लूसिव होता है देखो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं करता है। टू फेवर मार्जिनलाइज मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल्स। जैसे हमारे यहाँ SC ST OBC वुमेन, कुछ मैन में भी होंगे, वो सभी, चिल्ड्रंस भी आते हैं कहीं कहीं पे। देखो, इक्विटेबल होने से और इंक्लूसिव होने से क्या होगा, क्यों होना जरूरी है, एडुक्वेट फ्लो ऑफ बेनिफिट्स होगा, प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। यानी कि एंशियंट टाइम में होता था एजुकेशन शूद्र को नहीं मिलती थी जिसको बोलते थे, अब मिलती है। जॉब सबकी बेस होती थी, नहीं अब मेरिट बेस होती है। आप अच्छा करो, मेरिट होगी, वो इंक्लूसिव है, वो इक्विटी है कि सबको ऑप्शन दिए जाएंगे, सबको चॉइस दी जाएगी। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कुछ आर्टिकल्स भी हैं। जैसे कि बात करूं तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। ये भले ही DPSP में है, लेकिन इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है MG नरेगा से। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 2005 में आया था आर्टिकल 41 के तहत। आर्टिकल 21A है हमारे पास, ये भी राइट टू एजुकेशन कह रहा था या कहता है, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 21A, राइट टू फूड। फूड तो सबको चाहिए, फूड, होम, शेल्टर, ये क्लोथ, ये बेसिक नीड्स होती थी। अब तो बहुत हो गई हैं, बेसिक नीड है। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू फूड आता है। NFS से इसके लिए हम लाए थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, हंगर और मेल न्यूट्रिशन खत्म करना था। आयुष्मान भारत अभी मोदी गवर्नमेंट के अंडर आया, बहुत बेनिफिट मिलता है इससे, 5 लाख तक का आप इलाज करवा सकते हो भाई। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आया था, हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आया है 2005 में। अर्बन हेल्थ मिशन भी है 2013 में। तो ये सब हम इंक्लूड कर रहे हैं कि हेल्थ भी सब तक पहुंचे, लाइवलीहुड भी पहुंचे। PM आवास योजना है, वो भी एक इसी का पार्ट है कि भाई जरूरतमंद जो हैं उनको घर प्रोवाइड करा जा सके। PM आवास योजना, आपने देखा होगा बहुत सारे घर दिखते भी है आपको, उन पर लिखा रहता है PM आवास योजना के तहत ये बने हैं। हमारे शहर में तो हैं भी, काफी देखे हैं मैंने ऐसे। तो गवर्नमेंट ने काम तो किया है। हाँ, कम हो रहा है, धीरे धीरे होता है वो, लेकिन चल रहा है काम, जरूरी है। एक सेकेंड,
इसमें बार बार दिक्कत होती है। हाँ ठीक है। देखो भाई, एक लास्ट इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। सब चीज रूल ऑफ लॉ देखा, इक्विटी देखी, इंक्लूसिविटी देखी, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं एफिशिएंट होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस राइटिंग हाँ थोड़ी खराब होगी, समझ लेना, दिक्कत हो सकती है थोड़ी समझने में। देखो, पब्लिक सर्विस में कुछ सर्विस आती है, एजुकेशन, वो भी प्राइमरी एजुकेशन तो आती ही आती है। इसमें प्राइमरी डाल लेना, मैं ही लिख देता हूँ, चलो प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी देख लो आप, इतने सारे हाईवेज बने हैं एनएचआई के उससे, नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। टेलीकॉम, एयरटेल 5G 6G की बात चल रही है। इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट तो है ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, मेट्रो कनेक्टिविटी, दिल्ली दिल्ली टू मेरठ आ गई आरआरटीएस, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसमें हमने बहुत सारे कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले लिया गया था 73rd, सबसे पहले क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 1993। यहाँ से आई थी हमारे पास लोकल सेल्फ, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया था, थी तो पहले भी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, यहाँ से मिला। सेवोत्तम एक मॉडल है, आगे चर्चा करेंगे कि क्या है। डीबीडी चलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मिडल मैन हट गए हैं। पीपीपी मॉडल आ गया है, जैसे रोड बनी है अभी, हाईवे बने हैं, नेशनल एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली टू मुंबई कनेक्टिविटी का एक्सप्रेसवे नया बना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, हमारे पास पीपीपी मॉडल से बन रहे हैं वो, यानी कि उसमें पब्लिक पार्टनरशिप हो रही है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई यूज करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में है, जो गवर्नमेंट के जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सेस है, कर देंगे, कैरी नहीं करने पड़ते हो, वैलिड भी है। तो बेसिकली हम इसकी तरफ बढ़ चुके हैं, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो देखो, आज हमने जाना समरी की, अगर मैं बात करूं तो हमें पता चला बेसिक अबाउट गवर्नेंस की, गवर्नेंस क्या होती है, व्हाट इज गवर्नेंस, ये हमने जाना। गवर्नेंस होती है मैनेज करना रिसोर्सेज को इफेक्टिवली फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। रिसोर्सेज को मैनेज किया हमने, पॉलिटिक अफेयर में, इकोनॉमिक्स में, सोसाइटल में, वैसे हमने इसके एस्पेक्ट्स जाने। और गवर्नेंस जरूरी क्यों है, पॉलिसी बनाना सिर्फ काफी नहीं होता, उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखना भी जरूरी होता है, तो वही गवर्नेंस है कि कैसे डिसीजन बनाया, किस ऑडियंस के लिए बनाया गया, किन सोसाइटी, किस सिटीज, या क्या उसकी टारगेट पब्लिक है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कीम आती है, फसल बीमा योजना है, फसल का बीमा योजना है, बहुत अनसीन ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि किसानों को, फार्मर्स को बहुत लॉस होता है, तो उसके लिए फसल बीमा योजना बनाई गई। वो है एक टारगेटेड ऑडियंस की, हमने फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को हमने सेक्टर को टारगेट किया कि हाँ उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। सोलर पावर से आजकल इरिगेशन चल रहा है, क्योंकि बिजली का इशू होता है, उससे क्वालिटी भी होगी, डीजल यूज नहीं होगा, फ्यूल बचेगा। एस्पेक्ट्स को हमने जाना, इंग्रेडिएंट्स हमने जाना, और हमने उनकी डिटेलिंग समझी है। हमने इसके एलिमेंट्स जाने, एलिमेंट्स जाने की होता क्या है।
हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ। देखो ये तो हमने आज की क्लास में जाना है। मैं आशा भी करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा थोड़ा और इम्प्रूव करूँ जितना भी कर सकता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ। देखो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की जो हमने बात की, बहुत शॉर्ट में बात, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरा टॉपिक है, चैप्टर है, थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है वो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, इसकी हम बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, विदा चाहूंगा। आपको मैं कल फिर मिलूंगा एक नए लेक्चर के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए।